रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में देखा और हमें पता चल गया कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, तो आपको ये सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आपकी जो ये एक्टिविटी है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन, ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट, ये आपकी एक्टिविटी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ध्यान रखिए कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। तो सबसे बेस्ट जो होती है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो ही बता पाती हैं कि कौन सा मेटल जो है वो कितना रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, वी टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, हम 2 साफ टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, ठीक है। हम उस टेस्ट ट्यूब का नाम ए और बी रख देते हैं, ए टेस्ट ट्यूब एंड बी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। दोनों के अंदर हम क्या डालेंगे, क्या ऐड करेंगे, दोनों में हम 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। 10 ml क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 आयरन नेल्स लेंगे, 3 आयरन नेल्स लेंगे। अब ध्यान रखिए, 3 आयरन नेल्स को हम वी रब देम विथ सैंड पेपर, तो पूछ लिया जाता है कि हम सैंड पेपर से क्यों रब करेंगे। तो सैंड पेपर से रब करने का वही है क्योंकि आयरन एक रिएक्टिव मेटल है, उसके ऊपर रस्ट की लेयर होएगी, तो हम रब इसलिए करते हैं कि वो रस्ट की लेयर उतर जाए और हमें फ्रेश आयरन मिले, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन जो है उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी और हमारी रिएक्शन प्रॉपरली हो सकेगी। अब आप क्या करेंगे, हमारी जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, ध्यान रखिएगा ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, इन 3 आयरन नेल में से 2 आयरन नेल्स को हम, हमारी बी टेस्ट ट्यूब है सपोज कीजिए, उसमें क्या क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर हम 2 आयरन नेल को लेंगे, धागे से बांधकर उसको इस सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड कर देंगे, ठीक है। 2 आयरन नेल्स प्लेस्ड कर दी हमने, ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर हाफ एन आवर, हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, जिसमें 2 आयरन नेल्स को हमने रखा है उसको लगभग हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। अब हमारे पास 1 आयरन नेल, 1 आयरन नेल प्लस टेस्ट ट्यूब ए जो है, ठीक है, वो बच गई हैं। दीज आर केप्ट असाइड, हम इनको एक तरफ रख देंगे, किस लिए, केप्ट असाइड फॉर कंपैरिजन के लिए। आ गई बात समझ में। हाफ एन आवर के बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ये होती है कि हम देखते हैं कि जो आयरन नेल थी, हाफ एन आवर के बाद हम क्या कर रहे हैं, आयरन नेल्स को निकाल रहे हैं और हमने क्या देखा, आयरन नेल्स जो है, ठीक है, आयरन नेल जो है इज कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ गई है, ठीक है, किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो हमने आयरन नेल एक अलग से रखी थी, आयरन नेल जो हमने अलग से रखी थी तो डार्क ग्रे कलर की थी वो, ठीक है। और अब जो हमने बाहर निकाली आयरन नेल, ठीक है,
उसके ऊपर क्या थी, रेड ब्राउन कलर की लेयर थी। ये हमने ऑब्जर्व किया, रेड ब्राउन लेयर। ठीक है, ये आपकी क्या थी, आयरन नेल, जो हमने अलग से रखी हुई थी। दूसरी चीज हमने क्या नोट की कि जो हमारी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो डीप और ब्लू कलर था, डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, हैज फेडेड, वो फेड हो गया है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन इन कलर। आ गई बात समझ में? ये भी कैसे पता चला कि जो हमने टेस्ट ट्यूब ए रखी हुई थी जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का था, उसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो हमने देखा ब्लू कलर तो खत्म हो चुका था, लाइट ग्रीन कलर अपीयर हो गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें हमने आयरन नेल को रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, आधे घंटे के बाद ये आपका ब्लू कलर का था, ये आपकी डार्क ग्रे कलर कह लीजिए या ग्रेइश ब्लैक कलर कह लीजिए। क्योंकि अभी हमने पीछे रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है तो हम वापस से देख लेते हैं। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, तो आयरन ये है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है इट इज प्लेस्ड अबव द कॉपर, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हुआ क्या, आयरन बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, it displaces a less reactive metal copper from its salt solution। ये जो मोर रिएक्टिव आयरन मेटल था उसने जो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल था उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बनाया, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, साथ कॉपर को अलग कर दिया। आ गई बात समझ में? तो ये जो कॉपर, ये जो था लाइट ग्रीन कलर, तो आया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर जो बन गया वो क्या था, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन था, लाइट ग्रीन कलर, ये था लाइट ग्रीन कलर। और जो आपका कॉपर था रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है, इट गेट डिपॉजिटेड ओवर द आयरन नेल, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही थी बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत सारी हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा कि आयरन जो था उसने सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। क्योंकि एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हम जनरली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ नहीं करते हैं, इतना पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलते, हम सिंपली इनको क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स जहाँ पर जो ले रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स लूँगी, जो एग्जाम्पल्स हैं मेरे वो हैं रिएक्शंस, वो वाली जिनके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को। तो कौन सी है हमारी रिएक्शंस? रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metals। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ये ले रही हूँ, देखिए पहला, जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम एक जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल की स्ट्रिप लेते हैं और उसको फेरस सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस करते हैं।
फेरस सल्फेट सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, जिंक मेटल की एक स्ट्रिप ली, तो क्या होएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन है, आप सभी को पता है कौन से कलर का होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का है आपका, ठीक है। और जो आपका जिंक जो होता है वो आप कह सकते हैं सिल्वरी ग्रे कलर का होता है लगभग। आ गई बात समझ में। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ फिर देखिए तो हम क्या देखते हैं, आयरन, ये जिंक। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं कि जो जिंक है इट इज प्लेस्ड अबव द आयरन, आयरन से ऊपर है, तो इसीलिए जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो हमने जिंक की स्ट्रिप को फेरस सल्फेट सोल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि जो लाइट ग्रीन कलर था वो फेड हो गया और जो सोल्यूशन था वो हमारा कलरलेस हो गया, ठीक है। कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि जिंक ने यहाँ से आयरन को, ये जो आयरन था इसको हटा दिया, खुद आ गया यहाँ पर, तो आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया और आपका जो आयरन था सॉलिड आयरन डार्क ग्रे कलर, ठीक है, इट गेट डिपॉजिटेड, ये आपका डार्क ग्रे कलर है जो आपका डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, जो हमने जिंक मेटल की स्ट्रिप ली थी उसके ऊपर आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, ये आपका कलरलेस सोल्यूशन हो गया। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं मैग्नीशियम जो मेटल है, ठीक है, उसका रिबन या उसका टुकड़ा जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखती हूँ, ठीक है, किस में रखती हूँ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या होता है आपका मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये भी सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सिल्वरी वाइट कलर है, ठीक है। कॉपर सल्फेट आप सभी को पता है ब्लू कलर है, तो इसमें रखा, तो मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है, कॉपर नीचे है, तो बीइंग मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड मैग्नीशियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा जो कलरलेस होता है, ठीक है। और आपका जो कॉपर है रेड ब्राउन कलर का जो सॉलिड है वो आपका मैग्नीशियम रिबन या जो मैग्नीशियम मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर होता है जो आपका कॉपर का, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हम एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं कि हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, जिंक मेटल की स्ट्रिप को प्लेस करते हैं। आ गई बात समझ में। तो क्या आएगा, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो विल फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा आपका, और कॉपर जो सॉलिड है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव आपका कलरलेस सोल्यूशन है, ये ध्यान रख लेना, ये आपका ब्लू कलर होता है। आगे बात समझ, तो ब्लू कलर विल फेड एंड कलरलेस सोल्यूशन विल बी फॉर्म। तो क्यों बन रहा है, क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया, इस वजह से बन रहा है। इसी तरीके से आप देखिए अगर हम कॉपर क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में हम प्लेस करते हैं लेड मेटल को, ठीक है, लेड मेटल की स्ट्रिप को हम प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, तो आपका जो कॉपर क्लोराइड है ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का सोल्यूशन है ये, ठीक है। लेड आपका ब्लूइश ग्रे कलर होता है, लेड क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस करेगा, हमें लेड क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। तो अगेन ब्लूइश ग्रीन कलर डिसअपियर, फेड हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड, और हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर रेड ब्राउन जो है आपका वो लेड मेटल की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है जो, ठीक है, कलरलेस होता है, इसके अंदर हम कॉपर मेटल को या कॉपर की स्ट्रिप को प्लेस करते हैं, ठीक है, जो आपका रेडिश ब्राउन कलर या रेड ब्राउन कलर का होता है हम कहते हैं। तो क्या आएगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर प्रेजेंट है तो मोर रिएक्टिव है, तो बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर, वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से और कॉपर नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और आपका क्या होएगा, जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाएगा,
ठीक है, किसके ऊपर? जो कॉपर मेटल है उसके ऊपर। ठीक है, कैसे पता चलेगा? हमें शाइनिंग चमकदार सिल्वर वाइट कलर की लेयर दिखेगी, शाइनिंग सिल्वर वाइट लेयर। ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगी किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। ठीक है, तो बैलेंस करनी ज़रूरी है आपकी। ये आ गई बात समझ में? तो हमने क्या देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन में के अंदर, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल की स्ट्रिप रखते हैं। आ गई बात समझ में? तो क्या होएगा? एल्युमिनियम बिंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, डिस्प्लेस करेगा इसको, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, प्लस में आपका क्या आ जाएगा? आयरन सॉलिड जो ग्रे कलर का होता है, वो आपका एल्युमिनियम मेटल की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपका ये जो है फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर आपको पता है। ठीक है, और जो यहाँ बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 3Fe और यहाँ आपका 3Fe आ जाएगा। अब यहाँ 2 एल्युमिनियम है, 2Al हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने रिएक्शंस ली हैं वो मोस्टली आपकी वो रिएक्शंस थी जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर रहा था। और मैंने आपको ये बताया था कि आपने शुरू में कि ये जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं, वो जनरली सॉल्यूशंस में होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, आप देखेंगे सारे हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं आयनिक कंपाउंड। एक तो आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, दूसरा उनके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं, सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन take place between solid substances, लेकिन हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी भी हैं जो सॉलिड सब्सटेंसेस के बीच में होती हैं। ठीक है, एंड दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ मेटल्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ये मेटल और मेटल ऑक्साइड्स के बीच की होती हैं। ये कौन सी होती हैं? दीज displacement reactions are of metals with metal oxides। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, जैसे कि, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं। ठीक है, क्या? व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर। ठीक है, हम कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं किसके साथ? मैग्नीशियम पाउडर के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसको डिस्प्लेस करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो सिंगल, आप देख रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सबके अंदर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसलिए ये आपकी क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन आपको बताती हूँ। व्हेन आयरन 3 oxide is heated with एल्यूमिनियम पाउडर। आ गई बात समझ में? ये जो रिएक्शन है आपकी, ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में वहाँ पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बात कर रहे हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये वाली जो रिएक्शन है, स्पेशली ये आपकी एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ होती है। इसे थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्माइट वेल्डिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? आयरन 3 ऑक्साइड, यानी आयरन की 3 वैलेंसी है, तो
आयरन का जो ऑक्साइड लिया हमने, इसको हम हीट करते हैं। वहाँ पर हम मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम बिंग मोर रिएक्टिव देन आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा Al2O3 और हमें मिलेगा आयरन, ठीक है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। मोल्टन स्टेट होती है यहाँ पर आयरन की, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस करते हैं 2Fe Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 2Fe, ठीक है, बैलेंस्ड हो गई है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हमें जो आयरन मिलता है वो मोल्टन स्टेट में यूज़ होता है, तो हमारे थर्माइट वेल्टिंग में हम इस मोल्टन आयरन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आयरन जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हमें मेटल मिल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया गया है मेटल्स के थ्रू। हाइड्रोजन को किस में से डिस्प्लेस्ड किया था, मैंने बताया था कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, वो उसको उनके वाटर में से और डिल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपके बता रही हूँ कौन से जो यहाँ पर हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपके those reactions in which hydrogen is displaced by metals, जिसमें हम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं मेटल्स के थ्रू। जैसे कि पहला एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन जिंक मेटल, जो हमने एक स्टार्टिंग में ये रिएक्शन पढ़ी भी थी कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद, जिंक मेटल आपका जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। आगे बात समझ में, जिंक यहाँ आ जाएगा तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आप देखिए, हम आयरन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आगे बात समझ में, HCl के साथ आप रिएक्ट करवाते, तो आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी आपकी, और जो आपको मिलेगा वो आयरन क्लोराइड है, FeCl2। आ गई बात समझ में। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये Fe+2HCl हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप देख लीजिए मैग्नीशियम जो है, जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं HCl एसिड के साथ, तो आप क्या देखते हैं, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, तो वो इसको रिप्लेस करेगा, तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा MgCl2, ठीक है, प्लस में आपकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, आगे बात समझ में, तो क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है वाटर में से, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई और खुद क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आगे बात समझ में, बैलेंस कर लीजिए, 2Na प्लस 2H2O प्लस ये हो जाएगा आपका 2NaOH, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है आपका, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हम मैग्नीशियम को लेते हैं, पानी के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होएगा, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, MgOH होल ट्वाइस बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जब कैल्शियम मेटल है जो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है,
और क्या रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं वाटर और एसिड में से। ये रिएक्शंस आप डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। अब मैं जो तीसरी रिएक्शंस ले रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, वो है दोज रिएक्शंस इन विच, अभी तक हम मेटल्स की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ कुछ नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच, those reactions, वो reactions in which the non-metal displaces, non-metal displace कर रहा है किसको, another नॉन मेटल को। कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मेटल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा होएगा वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर का मतलब होता है वो नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होएगी, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा। ठीक है, तो जो इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव non-metal will displace less electronegative non-metal को। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम नॉन मेटल्स में जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, हम हेलोजेंस को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हेलोजेंस इसके बारे में आप अगेन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। तो फ्लोरीन जो है इसकी रिएक्टिविटी बताते थे, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के, लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। आगे बात समझ में। इनकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम आपका क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, ठीक है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू, किस में से पास कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, हमारा एक्वस सोल्यूशन है पोटेशियम ब्रोमाइड का। आगे बात समझ में। और हम इसमें से पास करवा रहे हैं किसको, क्लोरीन गैस को। तो क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। आगे इस बात समझ में। और ब्रोमीन मिलेगा, ब्रोमीन गैस विल बी रिलीज्ड। तो क्या होएगा, जो सोल्यूशन होता है इस केस में, जो सोल्यूशन है क्योंकि ब्रोमीन इन्वॉल्व होती है वो डिज़ोल्व हो जाएगी आपकी, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो डिज़ोल्व होके वो क्या करेगी, हमारा जो सोल्यूशन है उसको रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। द सोल्यूशन, क्योंकि ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो हमारा जो सोल्यूशन है अक्वायर करेगा, क्या करेगा, द सोल्यूशन अक्वायर्स लाइट ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन कलर, यू कैन से, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन गैस, ड्यू टू ब्रोमीन गैस इन द सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखिए, जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में से, ठीक है, व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है, आगे बात समझ में। तो वही क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा, वी विल गेट पोटेशियम क्लोराइड, हमें पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा और आयोडीन मिलेगी सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर क्या होएगा, जो आयोडीन फॉर्म्ड है इट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन फॉर्म्ड डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होएगा, गिविंग इट अ वॉयलेट कलर, गिविंग इट अ वॉयलेट कलर, और वॉयलेट कलर आएगा। सो हेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा कैसे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैसे आपके मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं एसिड और वाटर में से, और साथ में हमने नॉन मेटल्स के केस में भी
क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट को देखा कि कैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नॉन मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है।